नमस्कार। रूस यूक्रेन जंग को लेकर हर पल हालात बदल रहे हैं। एक तरफ सैन्य अभियान चल रहा है रूस का, दूसरी तरफ कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं दुनिया के कई देशों की, तीसरी तरफ भारत का अपना एक पक्ष है। भारतीय जो यूक्रेन में अभी फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की एक चुनौती है, खासतौर पे जो सुमी शहर में फंसे हैं। इसके अलावा जिस तरीके के प्रतिबंध रूस पर लगाए जा रहे हैं उसका जो खामियाजा है वो सिर्फ रूस को नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों को, या कहें कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। वो एक पक्ष है। उसी पक्ष में एक पक्ष ये भी निकल कर आता है कि तेल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, कच्चे तेल की कीमतें, उसका क्या असर पड़ेगा दुनिया के देशों पर और ख़ास तौर पे भारत पर, जहां पे आज जो मतदान है उत्तर प्रदेश के 7वें चरण का वो खत्म हो रहा है। अब तक तो तेल की कीमतें यहां पर स्थिर रखी गई हैं, लेकिन अगले 1-2 दिन में क्या होगा पता नहीं। हम आपको बहुत ही क्विक अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए, जिसमें हम पहले बात करेंगे कि आज क्या क्या हुआ। सबसे अहम बात कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। तकरीबन 35 मिनट की बातचीत में जो मुख्य मुद्दा दो रहा वो ये कि शांति की तरफ लौटें और शांति वार्ता के जरिए मसले को सुलझाएं। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनको ऐसा अनुरोध किया। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की इत्तला दी कि आखिरकार किस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो भारतीयों को यूक्रेन से निकालने में यूक्रेन की सरकार ने जो मदद की है इसको लेकर भी धन्यवाद दिया, और जो अभी बचे हुए हैं उनको उनके निकल जाने तक उनकी सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की। ये पहले भी जब 26 फरवरी को बात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से, तब भी ये मुद्दा उठाया था। दूसरी अहम बात कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत के चंद घंटों के बाद ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की, जो कि तीसरी बातचीत थी इस लड़ाई के शुरू होने के बाद से। इसमें पूरे जो परिप्रेक्ष्य है उसमें बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनसे आग्रह किया कि वो शांति वार्ता के जरिए सीधी बातचीत करें यूक्रेन के साथ। हालांकि बातचीत नेगोशिएटिंग टीम के जरिए चल रही है। 2 दौर की बातचीत हुई और उस बातचीत में सीज फायर को लेकर सहमति बनी। 2 शहरों में जो सीज फायर लागू करने की कोशिश हुई, यूक्रेन ने आरोप लगाया रूस पर सीज फायर उल्लंघन का, और वो उस शहर में जिस तरीके से मदद मिलनी चाहिए थी, पहुंचनी चाहिए थी, नागरिकों को जिस तरीके से निकाला जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और आज जिन 4 शहरों में सीज फायर का उल्लंघन, सीज फायर को जमीन पे लागू करने की कोशिश की गई, खबर ये आ रही है कि यूक्रेन ने जिस तरीके से इस पे आपत्ति की, क्योंकि रूस ने जो सेफ कॉरिडोर बनाया वो सिर्फ बेलारूस, जो कि उसका एलाई पार्टनर कंट्री है, और खुद रूस की सीमा की तरफ, जबकि यूक्रेन का कहना था कि उनकी जमीन के जरिए ये कॉरिडोर होना चाहिए था। और जाहिर सी बात है कि यूक्रेन को ये लगता है कि अगर पश्चिमी सीमा की तरफ से अगर कॉरिडोर बनाया जाता, यानी कि जो युद्धग्रस्त इलाके हैं वहां से पश्चिम की तरफ नागरिकों को लाकर, और जिस तरीके से पहले वो पोलैंड, रोमानिया या हंगरी के रास्ते से निकल रहे हैं, तो यूक्रेन की मंशा ये रही होगी। लेकिन जिस तरीके से रूस ने अपनी चलाने की कोशिश की बकौल यूक्रेन की, जो कॉरिडोर बनाया, ह्यूमन कॉरिडोर बनाया, जो एक सेफ पैसेज देने की बात की, वो सिर्फ बेलारूस और रूस की तरफ, जहां से वो रूस की सीमा में जाते और या फिर बेलारूस की सीमा में, और वहां से जो विदेशी नागरिक हैं उनको निकाला जाता। इसी सब के बीच लग रहा है ऐसा, जो बड़ी तादाद में तकरीबन 600 से 800 की तादाद में जो भारतीय छात्र अभी भी सुमी में फंसे हैं, जिनके इवैक्यूएशन की प्लानिंग जो है पूरी तरह से हो चुकी थी। खबर ये आ रही थी कि उनको जल्द ही निकाला जाएगा, फिर ये खबर आई है कि शायद उनको अभी रोक दिया गया है। हर पल सिचुएशन बदल रहा है, कब उनको फिर वहां से निकाला जाए। शायद ये वीडियो जब तक आप देखें तब तक हो सकता है कि वो प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि लगातार कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से उनको वहां से निकाला जाए। लेकिन अगर यूक्रेन और रूस की अथॉरिटीज के बीच बातचीत नहीं बनती है तो शायद ये फिर कुछ और वक्त के लिए अटक जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से इस बात को लेकर आग्रह किया है कि जो सेफ पैसेज है वो दिया जाए। वो पहली और दूसरी बातचीत में भी इस तरह का आग्रह किया था कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आज भी जब बातचीत हुई तो इस बात की सराहना की कि सीज फायर जो लागू किया जा रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थिति में बात सामने आ रही है कि ये सीज फायर भी शायद जो 2 शहर के सीज फायर थे, मारियोपोल और वोल्नोवखा, उसकी तरह ही शायद ये सीज फायर जो है वो इच्छित नतीजा लेकर सामने नहीं आ पा रहा है। तीसरी तरफ एक बात जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रही है, जहां पे यूक्रेन इस शिकायत के साथ पहुंचा कि रूस ने झूठे तरीके से आरोप लगाया
यूक्रेन पर कि वो अपने डॉनबास के इलाके में जो है लुहांस्क एंड दोनेत्स्क के इलाके में जनसंहार किया उसने, और इस आरोप को लगाते हुए एक विशेष सैन्य कार्रवाई के तौर पे जो आक्रमण किया है ये गलत है, और रूस ने जिस तरीके से क्षेत्रीय अखंडता को भंग करने की कोशिश की है ये गलत है। तो यूक्रेन की शिकायत पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई चल रही है। रूस ने इसके विरोध में जो अपनी तरफ से वकील भेजना था वो नहीं भेजा है, और जो उनके वकीलों की जो सीट थी वो खाली दिखाई गई, यानी कि रूस प्रोटेस्ट वश इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सुनवाई में हिस्सा नहीं ले रहा है। उसका कहना है कि ये गलत है, जबकि जो दलील रखी जा रही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अव्वल तो रूस का ये जो आरोप था वो झूठा था, और इस तरह के आरोप के जरिए वो सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता। वो अपने जो होमिसाइड को लेकर जिस तरीके से जनसंहार को लेकर जिस तरीके का इंटरनेशनल रूल है उसमें किसी एक देश को हक नहीं है कि उसको आधार बनाकर वो कार्रवाई करे। अव्वल तो वो आरोप ही झूठा है। तो इस तरह की दलील इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दी जा रही है। दूसरी बात कि इस बीच जो चीन है उसने भी एक बार फिर ये दोहराया है कि बातचीत के जरिए मसले को सुलझाया जाए, और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो बात की राष्ट्रपति पुतिन से, उसके हवाले से ये कहा गया कि चीन मध्यस्थता करने को तैयार है, ऐसा ऑफर भी उसकी तरफ से किया गया है, और दोनों देशों के बीच सीधी शांति वार्ता हो इस बात की अपील जो है वो की गई है। तो दुनिया के तमाम देश जो हैं वो अपनी अपनी कोशिशों में लगे हैं। इस बीच अमेरिका जो है उसने ये उसकी तरफ से ये बयान दिया, और कई एजेंसीज ने इसको रिपोर्ट किया कि मोल्डोवा में जब ब्लिंकन थे अमेरिकी फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने ये कहा कि वो पोलैंड को जेट देने को तैयार हैं ताकि पोलैंड जो है अपनी तरफ से जेट यूक्रेन को दे। पोलैंड ने इस बात को मना कर दिया है, क्योंकि अमेरिका बेशक पोलैंड के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता हो, लेकिन इस बात की समझ पोलैंड को है। और दूसरी तरफ रूस ने यह धमकी दी हुई है कि अगर किसी देश ने सैन्य हस्तक्षेप किया या सैन्य मदद पहुंचाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी रूस कार्रवाई करेगा, और जिस तरह के पुतिन के तेवर हैं ऐसे में वो कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं करेंगे, ऐसा भी माना जा रहा है। जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने बार बार ये मांग की है कि जो नेटो देश हैं वो नो फ्लाई जोन घोषित करें ताकि जो रूसी बमबारी है गांव और शहरों पर यूक्रेन के वो बंद हो, लेकिन नेटो की तरफ से नो फ्लाई जोन नहीं लगाया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। इसी बात को लेकर काफी खफा भी हुए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। उनका कहना है कि इतनी सारी ताकत होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों वो पीछे हट रहे हैं, शायद वो हमारा ही मर्डर करना चाह रहे हैं, यानी कि यूक्रेन के लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं नेटो के जो एलाइज पार्टनर्स है और जो नेटो है वो। तो इन सब बातों के बीच आगे का रास्ता क्या निकलता है ये देखने की बात है। बमबारी जो है वो अपने हिसाब से अलग अलग शहरों में चल रही है, कभी वो रुकती है कभी आगे बढ़ती है। तो पुतिन का जो पूरा प्लान है वो लगता है कि जो उन्होंने तय किया है कि डिमिलिटराइज करके ही मानेंगे, यूक्रेन को अपने घुटने के बूते झुकाकर ही मानेंगे, जिसके लिए कि यूक्रेन तैयार नहीं है। तो एकदम माहौल गर्म है, 12वां दिन चल रहा है और हर तरह की कोशिशों के बीच शांति की उम्मीद की जा रही है, लेकिन क्या ये शांति आती है या नहीं आती है, अभी तक तो आती नजर नहीं आ रही। और ये अहम बात ये भी है कि रूस ने अपना भी कैलकुलेशन किया है, जिस तरीके की पाबंदियां उस पर लगाई गई है और उसे ये पता है कि पाबंदियों से सिर्फ वही नहीं जूझेगा, अमेरिका भी जूझेगा, यूरोपीय कंट्रीज भी जूझेंगे और दुनिया के बाकी देश भी जूझेंगे। खासतौर पे जैसा कि मैंने बताया, कच्चे तेल की कीमत जिस तरीके से आसमान छूने लगी है, वैसे में इसका खामियाजा सबको भुगतने को तैयार रहना होगा। अमेरिका ने तो अपने रिजर्व ऑयल से जो कच्चा तेल, जो तेल निर्गत करने की कार्रवाई है वो शुरू की है। वेनेजुएला तक से उसने, जो कि प्रतिबंधित है, उससे भी तेल खरीद की कोशिश की बात जो है वो जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे में जो नई व्यवस्था बन रही है इस युद्ध के मद्देनजर, उसमें हर कोई अपना एक पक्ष लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखना है कि आखिरकार यह युद्ध कहां जाकर ठहरता है। शुक्रिया।